एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में VBU एंड BBMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 में किस प्रकार से आपसे SEC पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग जो देखेंगे वो है आपका पार्ट 3। कोई भी स्टूडेंट अगर अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को आप देखें, फिर आप पार्ट 3 को देखेंगे। तो स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड है। अगले चलते हैं हम लोग बिना देर के। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम लोग जो करने वाले हैं आपके 101 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 50 ताबड़तोड़ क्वेश्चन करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। इन सब क्वेश्चनों का हम लोग एक दिन लाइव क्लासेस में जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम से पहले आप लोगों का कोर्स में SEC का कोर्स पूरा करवा दूंगा। उससे पहले स्टूडेंट एग्जाम से 1 दिन पहले आप लोगों का लाइव क्लासेस टेस्ट लेंगे कि कितना स्टूडेंट जो है हमारे बताए हुए क्वेश्चन को आप लोग पढ़े हैं और लाइव क्लासेस में इन सब का आंसर दे पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले लाइव टेस्ट होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पहला क्वेश्चन आपके पास, अशोक के विषय में सर्वाधिक जानकारी मिलती है तो क्या जानकारी मिलती थी उस समय? अभिलेख से। क्या मिलती है? अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे कि अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, जो अशोक था उसका राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। कलिंग युद्ध कब हुआ था यही आपसे पूछा गया है, तो 269 ईसा पूर्व। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मतलब जो कलिंग युद्ध है, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो कलिंग युद्ध है आपके किस वर्ष लड़े गए थे? 269। याद रखिएगा 261 यानी 261 ईस्वी पूर्व। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वो थे आपके पास पाटलिपुत्र। कहाँ पे हो जाएगा? पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर वीडियो को बिल्कुल आप लोग बिना स्किप किए क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। और चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 105 है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? जो अशोक ने थे बौद्ध धर्म को जब अपनाया था वो कब अपनाए थे? कलिंग युद्ध के पश्चात या पलासी युद्ध के पश्चात, ये आपको बताना है त्राइन युद्ध के पश्चात। तो जो अशोक थे वो कलिंग युद्ध के पश्चात जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। कब अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? जो अशोक के भाषा थे अभिलेख के वो किस भाषा के थे? तो प्रकृति। क्या हो जाएगा? प्रकृति इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का किसने लड़ा था? जो कलिंग युद्ध है वो किसने लड़ा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कलिंग युद्ध है वो अशोक ने लड़ा था। किसने लड़ा था? अशोक, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग कहते थे, जो भाग है वो किससे कहते थे? तो हम लोग कहते थे भूमि कर, यानी भूमि का टैक्स, जमीन का टैक्स को हम लोग बोलते थे भाग। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 90 109। क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रमुख उद्योग था, जो मौर्यकाल थे उसका प्रमुख उद्योग क्या थे? तो उसका प्रमुख उद्योग थे भवन निर्माण। क्या हो जाएगा? भवन निर्माण इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, 101 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अशोक का स्तंभ किस स्थान पर नहीं मिला है? तो अशोक का जो स्थान है वह कौन सा स्थान पर नहीं मिले हैं? वो हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ सामान्यतः कितने भागों में विभाजित थे? तो ये 3 भागों में विभाजित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सो स्टूडेंट, अगला आप लोग चाह रहे कि सर इसी तरह से ऑनर्स पेपर का भी आप लोग आपसे तैयारी करवा दीजिए हम लोगों को। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल, आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के कॉमेंट को देख कर ही वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग चाह रहे कि सर हम लोगों को सर ऑनर्स पेपर का भी तैयारी अच्छी तरह से करवा दीजिए कि किस तरह से प्रीवियस ईयर्स आप पिछले 4-5 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा। पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप लोगों को बेटर लग रहा है या नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं शिद्दत के साथ। पर आप लोग छोटा सा एक लाइक जरूर करें।
क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112 है आपके पास। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। जो मौर्य प्रशासन है वो अर्थशास्त्र में मिलती है। क्या हो जाएगा जानकारी? अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, घूम घूम कर सूचना एकत्र करने वाले गुप्तचरों को मौर्य काल में क्या कहते थे? तो मौर्य काल में कहते थे संचारण। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर कहलाते थे, वो कहलाते थे संस्थान। क्या हो जाएगा? संस्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी डाउट है कि सर हमारे जो एग्जाम होगा एसएससी पेपर का वो तो सब्जेक्टिव होंगे। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, आप लोग सिर्फ आप लोग मन में ठान लिए हैं कि हमारा आपका एग्जाम होगा जो एसएससी पेपर वो आपका ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव। ये आप बिल्कुल आप ना सोचें, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है उन सभी को लग रहा है कि हमारे जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और कोचिंग वाले सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। पर मैं बता दूं स्टूडेंट कि अभी जस्ट आपका एग्जाम हुआ है VVU हजारीबाग यूनिवर्सिटी का, उसमें 40 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे सेमेस्टर 2 का। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप लोग इस तरह मनोभावना में ना रहे और आप लोग दोनों तैयारी करें। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, आप लोग दोनों तैयारी करें। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तैयारी करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था थे, तो वो जो गुप्तचर जो व्यवस्था थे उच्च कोटि की थी। क्या हो जाएगा? उच्च कोटि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में दंड व्यवस्था क्या थी? तो जो दंड व्यवस्था थी वो बहुत ही कठोर थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि चंद्रगुप्त कालीन प्रशासन व्यवस्था को अशोक ने बनाया था। क्या बनाया था? सरल, बहुत ही सरल बना दिया था अशोक ने। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले विदेशी कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले विदेशी थे ईरानी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो सेल्यूकस निकेटर। क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 120 क्वेश्चन है कि किस भारतीय सम्राट ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया था? तो बुरी तरह जो पराजित करने वाले थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन आते हैं 121, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किस भारतीय सम्राट से करवाए थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 122 से समस्त हिंदी यूनानी शासकों में सबसे महान शासक कौन थे? तो सबसे महान जो शासक थे वह मिनांडर। क्या थे? मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 123 शक या सिथियन का खनाबदोस जाति थे। जो इसका जाति थे वो कहाँ से रिलेटेड रखते थे? मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 24, कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे? जो कुषाण वंश थे उसका सर्वश्रेष्ठ शासक थे कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं 125, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सातवाहन जो शब्द है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन जो हो जाएगा वो सिमुक। क्या हो जाएगा? सिमुक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 127, गंधार कला में किस देश की तकनीक प्रभाव पड़ा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनानी। क्या हो जाएगा? यूनानी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, गांधार कला ने सबसे ज़्यादा किस मूर्तियों का निर्माण करवाया था? सबसे ज़्यादा जो मूर्ति का निर्माण करवाए थे वो भगवान बुद्ध का। क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपके पास 129, महात्मा बुद्ध को किस यूनानी देवता के रूप में गांधार कला में दिखाया गया था? तो किस कला के रूप में दिखाया गया था? अपोलो। क्या हो जाएगा? अपोलो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मथुरा कला में इस कला का प्रभाव पड़ा था। मथुरा कला में किस कला का प्रभाव पड़े थे? गांधार कला, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, ताजुल मासिर के लेखक कौन थे? ताजुल मासिर के जो लेखक है वो है हसन निजामी। क्या हो जाएगा? हसन निजामी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़े। चलिए क्वेश्चन आते हैं 132, तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा मिनहाज उल सिराज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन शम्स ए सिराज आफिक की रचना नहीं है? तो कौन सा रचना है जो वो सिराज आफिक की रचना नहीं है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तारीख शेरासी, ऑप्शन क्या करेंगे शेरशाही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आते हैं 34, तारीख शेरशाह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अब्बास खां। क्या हो जाएगा अब्बास खां, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ताजुल मासिर में किसका वर्णन नहीं है? ताजुल मासिर जो है वह किसमें इसका वर्णन नहीं किया गया है? वो हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं फुतुहुस उस सलातिन का लेखक ख्वाजा अब्दुल मलिक इमामी किसका समकालीन थे? तो वह समकालीन थे मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन आते हैं इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता जो है एक क्वेश्चन था अफ्रीका के, याद रखिएगा कहाँ के निवासी थे? अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इब्न बतूता जो है और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके पास 139। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके। कोई भी स्टूडेंट अगर अभी तक नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 को तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आमिर खुसरो किस रचना में भारतीय जलवायु, सब्जियों, फलों, भाषाओं तथा दर्शनों का विवरण है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर आपका होना चाहिए वह नूर सिपिहर। क्या हो जाएगा? नूर सिपिहर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 140 सैयद वंश के शासकों के बारे में जानना एकमात्र साधन था? किसके पास साधन थे सैयद खानदानों को जानने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारीख मुबारक शाही, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। देन अगला क्वेश्चन आते हैं 141 हुमायूंनामा किसकी रचना है? जो हुमायूंनामा है वो गुलबदन बेगम की रचना है, याद रखिएगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में दरबारी विद्वानों का द्वारा इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई थी? तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 143 नुस्खा ए दिलखुश किसकी रचना है? ये जो बुक है स्टूडेंट आपसे पेपर में डायरेक्टली बुक के बारे में पूछे जाएंगे। भीमसेन, क्या हो जाएगा? भीमसेन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट 145 कुतुबुद्दीन का शासक कब था? तो कुतुबुद्दीन का शासनकाल कब से कब तक थे? तो कुतुबुद्दीन के जो शासक थे वो हो जाएगा आपका 1206 से 1211 तक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जल्द इल्तुतमिश ने किसके अपदस्थ कर दिल्ली की गद्दी पर प्राप्त किया था? तो गद्दी जो प्राप्त किए थे वह आराम शाह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले आते हैं 147 इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो था 1230 में। कब हुए थे? 1230, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी डी स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को स्किप ना करें। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास किया था? तो प्रयास किए थे इल्तुतमिश के काल में, याद रखिएगा इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आती है इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किए थे? तो सर्वप्रथम जो आक्रमण किए थे वह रणथंभौर में, याद रखिएगा रणथंभौर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश द्वारा जारी मुद्रा टाका और जीतल किस धातु के बनाए थे? तो किस धातु के बनाए थे? वो थे आपका चांदी और तांबा। सो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन पार्ट 3 में डिस्कस किए। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 में इसी तरह से 151 से 200 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो कोई कैंडिडेट पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।